नमस्कार दोस्तों, एसएससी एंड रेलवे मैथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के रेलवे मैथमेटिक्स बुक से परसेंटेज में टाइप 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं परसेंटेज में टाइप 2 के पहले सवाल से। देखिएगा, ये टाइप 2 का पहला सवाल है। परसेंटेज में ये टाइप 2 का पहला सवाल है। टाइप 2 का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। सवाल में दिया गया है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंक से 8 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। मतलब कि पास होने के लिए जितना अंक चाहिए था उससे वह 8 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। कब? जब वह 52% अंक प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, यानी कि उस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल में कहा है कि विमल जब 46% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 52% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए था उससे वह 8 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो उस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम कितना अंक चाहिए होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। इस तरह के बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं परसेंटेज में। तो देखिए, सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सवाल में बोला गया है कि जब विमल 46% अंक प्राप्त करता है, विमल जब 46% अंक प्राप्त करता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो सोचिए, अगर 46% अंक प्राप्त कर लेने के बाद भी वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब जब वह 46% अंक प्राप्त कर लेता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर वह 10 अंक और ला लेगा, 46% अंक लाने के बाद वह 10 अंक अगर वह और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। यानी कि ये जो होगा वह उस परीक्षा में पास होने के लिए पासिंग मार्क्स होगा। 46% अंक लाने के बाद भी वह 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो 46% अंक लाने के बाद वह 10 अंक अगर और ला लेगा तो वह उस परीक्षा में पास हो जाएगा। आगे सवाल में कहा है कि आगे जो स्टेटमेंट है उसमें कहा कि जब वह 52% अंक प्राप्त करता है, जब वह 52% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए था उससे वह 8 अंक अधिक ला लेता है। तो चाहिए आपको क्या? पासिंग मार्क्स चाहिए। आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, तो इधर भी हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। ये जो 52% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के लिए जितना न्यूनतम अंक चाहिए था उससे 8 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। मतलब ये जो 52% मार्क्स है वह पासिंग मार्क्स से 8 मार्क्स से ज्यादा है। आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, तो आप कहोगे इस 52% में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, तो ये भी आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। यानी ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप सबसे पहले उस परीक्षा का प्राप्तांक निकाल दीजिए, फुल मार्क्स निकाल दीजिए, और उसके बाद आप मतलब ये निकाल दीजिएगा, पासिंग मार्क्स निकाल दीजिएगा। तो देखिए, सवाल में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने परसेंट का है? 46 और 52 में से 46 माइनस होगा तो ये आपको दे देगा कितना? 6%। अब 6% की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कितना होगा? -8 इधर आके प्लस होगा तो ये हो जाएगा 18। अगर 6% की वैल्यू 18 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 100% की वैल्यू 18 यानी कि 300 हो जाएगा। यानी उस परीक्षा का जो प्राप्तांक होगा, उस परीक्षा का जो फुल मार्क्स होगा वह 300 होगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि बताइए परीक्षा का प्राप्तांक क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है पास होने के लिए, उस परीक्षा को पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो बस इस नंबर का इतना प्रतिशत निकाल दीजिए या फिर इतना परसेंट निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ही क्या है? पासिंग मार्क्स ही है। तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा कितना? पासिंग मार्क्स हो जाएगा 300 का, यानी कि कुल प्राप्तांक का 46% अब प्लस 10 अंक, यही होगा हमारा पासिंग मार्क्स। तो ये परसेंटेज से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 46 दिया होता है 138 अब प्लस 10 यानी कि 148। यानी उस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए होगा? 148 अंक चाहिए होगा। और यही सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवाल है, तो इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं ना जहां पर जो डाटा आपको दे देगा उस डाटा के हिसाब से आप सवाल को और सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा डाटा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस सवाल को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है वो देख लीजिए। एक बात बताइए, इस 6% की वैल्यू अगर सवाल को आपने पढ़ा तो डायरेक्ट आप 6% की वैल्यू आप 18 लिख सकते हो। इसको लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। सवाल आपने पढ़ा तो जो फर्स्ट अप्रोच होगा आपका, जो फर्स्ट स्टेप होगा वह होगा कि 6% की वैल्यू आप 18 निकाल लोगे। अब सवाल को पढ़िए, कहा जब 46% अंक लाता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 46% अंक लाता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस परीक्षा को पास करने के लिए कुल कितने प्रतिशत अंक चाहिए होंगे। हमसे पूछा जा रहा है उस परीक्षा का पासिंग मार्क्स, परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए होगा। लेकिन मैं निकालना चाहता हूं यहां से कि उस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक चाहिए होगा। तो सवाल में कहा कि जब वह 46% अंक लाता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपको पता है कि अगर वह 10 अंक और ला लेगा, 46% अंक लाने के बाद वह 10 अंक अगर और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा, है कि नहीं है। तो बस इसी 10 अंक का परसेंटेज वैल्यू हम
निकालना चाहते हैं। अगर 10 अंक का परसेंटेज वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि इस 10 का प्रतिशत मान इतना है, तो बस दोनों को जोड़ देंगे तो हमें उस परीक्षा का पासिंग मार्क्स परसेंटेज मिल जाएगा, यानी उस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा। तो बस इस 10 का हम परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते हैं। कैसे मिलेगा वो देखिए। एक बात बताइए कि 6% की वैल्यू जो है वह 18 है, लेकिन आपको चाहिए 10 की परसेंटेज वैल्यू। 18 की वैल्यू जो है वह 6% है, तो आप हमें यह बताइए कि 3% की वैल्यू जो होगा वह 9 के इक्वल हो जाएगा। 3% की वैल्यू जो होगा वह 9 के इक्वल होगा, यानी 9 अंकों का जो मान होगा वह 3% के बराबर होगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, 10 अंकों का मान चाहिए। ये 9 अंक का मान जो है वह 3% के बराबर है, तो 1 अंक का मान जो होगा वह 1/3 अंक के बराबर होगा कि नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि इस 10 अंक का जो मान हो जाएगा, इस 10 अंक का मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 3.1/3% के बराबर होगा। देखिए ये 10 का मान, ये मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है ये देखिए। एक बात बताइए कि अगर 3% की वैल्यू 9 के बराबर है, 9 की वैल्यू अगर 3% के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू जो होगा वह 3/9% के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 की वैल्यू जो होगा वह 1/3% के इक्वल हो जाएगा। 1 की वैल्यू जो होगा वह 1/3% की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 9 की वैल्यू 3% निकाल रखा है पहले से। अब बच गया कितना, 1, क्योंकि 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 1/3% हो रहा है, तो बस इसी 1 के जगह पर हमने क्या किया, चूंकि 3% की वैल्यू 9 है तो इसको हमने 10 बनाया है, तो इसमें 1/3% और इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। वैसे भी सोचिए 1 की वैल्यू अगर 1/3% है और आपको चाहिए 10 अंकों का प्रतिशत मान, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/3%। और 10/3% को आप 3:1/3% बोल सकते हो। मतलब ये कि जब मतलब ये हुआ कि इस 10 की वैल्यू जो होगा वह 3:1/3% होगा। मतलब ये हुआ कि जब वह 46% मार्क्स लाता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 10 अंक और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। तो इस 10 अंक का प्रतिशत मान जो होगा वह 3.1/3% होगा। मतलब ये कि अगर वह 46% अंक लाता है तो वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 10 अंक और ला लेगा तो उस परीक्षा को पास कर जाएगा। यानी कि 46% अंक लाने के बाद वह कितना प्रतिशत से फेल हो रहा है, 3.1/3% से फेल हो रहा है, क्योंकि 10 का मान 3.1/3%। 46% अंक लाने के बाद वह 3.1/3% से फेल हो रहा है। अगर वह 46% मार्क्स लाता है और उसके बाद वह अगर 3.1/3% और ला ले तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। यानी कि उस परीक्षा को पास करने के लिए जो न्यूनतम प्रतिशत अंक चाहिए वह कितना चाहिए होगा, वह होगा 46% प्लस 3:1/3%। यानी कि उस परीक्षा को पास करने के लिए जो पासिंग परसेंटेज मार्क्स होगा वह होगा 49:1/3%। यानी कि अगर वह लड़का, अगर वह विमल यानी कि उस परीक्षा को पास करना चाहेगा तो उसे कुल मिलाकर इतना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। तो ये जो होगा वह हमारा क्या होगा, पासिंग परसेंटेज होगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपसे सवाल में पूछा जा रहा है पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो यहां से भी आप पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो। 6% की वैल्यू 18 है, तो यहां से आप 49:1/3% की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स होगा। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेट कॉम्प्लिकेटेड है डाटा, इसलिए पासिंग मार्क्स को आप उस जो फर्स्ट मेथड है उसी से आप निकालिए तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके अगर आपको पता होगा तो कई बार सवाल में जो डाटा दिया गया होता है वो बहुत आसान होता है, उस डाटा के अकॉर्डिंग आप सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो इसे क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। सवाल में दिया गया है कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के इक्वल है, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 108 थे तो विनीता के प्राप्तांक कितने होंगे, ये आपको पता करना है। चलिए सवाल में दिया गया है कि सुनीता का जो प्राप्तांक है वह अनीता के प्राप्तांक का 90% के बराबर है, ऐसा सवाल में दिया गया है। आगे सवाल में कहा है कि अनीता का जो प्राप्तांक है वह विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। सवाल में कहा यदि सुनीता का प्राप्तांक 198 है, यदि सुनीता को कुल 198 मार्क्स अगर मिले, अगर सुनीता को 198 मार्क्स मिले तो विनीता को कितने अंक चाहिए होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए वैल्यू हम आप चाहो तो यहाँ पे भी s की वैल्यू रखिए, आप a की वैल्यू निकाल दीजिए एंड देन फिर a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके v की वैल्यू निकाल दीजिए, आप उत्तर तक पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये भी है कि आप बिना a की वैल्यू निकाले भी v की वैल्यू निकाल सकते हो, विनीता की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, वो देखिए। एक बात बताइए, ये है अनीता का मार्क्स है कि नहीं, अनीता का प्राप्तांक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगा s डिवाइडेड बाय 90%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगा, 90% इधर आके ये क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान जो होगा वह इतना हो जाएगा। अब a की वैल्यू ये भी है और a की वैल्यू ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो बताइए इस s बट्टे 90% की वैल्यू जो होगा वह v के 110% के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब अपने को s की वैल्यू पता है, s की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो यहाँ से v की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलिए परसेंट को हटाते हो तो नीचे 100 आएगा और नीचे वाला 100 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा 100, राइट। अब इस s की जगह पर, चूंकि s की वैल्यू आपको सवाल में दे ही रखा है 198, तो यहाँ पे s की जगह पर मैं 198 रख देता हूँ।
198, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस प्रतिशत को आप हटाइए और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। अब आप क्या करो कि इधर आपको ऊपर में 100 है और नीचे यहाँ 9 है और इधर ये क्या है 11 है, राइट। ये 11 नंबर 99 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बार में? 99 गुना 2 होता है 198। तो यहाँ से विनीता का मान निकल के आ जा रहा है, विनीता का प्राप्तांक निकल के आ जा रहा है कितना 200। और ये सवाल का उत्तर होगा। क्या सवाल में दिया गया है कि विनीता के प्राप्तांक कितने होंगे? तो विनीता का प्राप्तांक होगा 200, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। एक और तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप चाहो तो एस की वैल्यू यहाँ पे 198 पुट कर दो, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगा, फिर ए की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो बहुत तरीके होते हैं सवाल को सॉल्व करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। देखिए सवाल को अच्छे से समझना है। सवाल में कहा है कि 2 छात्र हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहा 2 छात्र हैं और दोनों छात्र को इस प्रकार से अंक प्राप्त होता है कि अगर पहले को x अंक मिलेगा तो दूसरे को इससे 15 अंक अधिक मिलेगा, यानी कि दूसरे को x + 15 मार्क्स मिलेगा। यानी कि पहले को इतना मार्क्स मिलता है तो दूसरे को इतना मार्क्स मिलेगा। अब सवाल में पढ़िए अच्छा से क्या दिया गया है कि कहा एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग के 80% के बराबर है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जिस छात्र को अधिक अंक मिल रहा है, यानी x + 15 का जो मान है, x + 15 का जो मान है वह उन दोनों छात्रों के अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। मतलब x + 15 की जो वैल्यू है वह इन दोनों के अंकों के योग के, यानी x + 15 के अंकों के योग के 80% यानी कि 80% के बराबर है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए एंड x की वैल्यू निकाल के। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है दोनों छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये x + 15 ये हो जाएगा कितना 80% का मतलब होता है 4/5। यहाँ से आप इसको 4/5 लिख सकते हो। 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x + 75 = ये होगा 2x × 4, यानी कि कितना हो जाएगा x + x 2x यानी कि आप × 4 यानी कि 8x प्लस 15 चौका 60, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 3x की वैल्यू जो होगा वह 15 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू जो होगा वह 5 के इक्वल होगा। अब x की वैल्यू अगर 5 है, x की वैल्यू यहाँ पे अगर 5 है तो दूसरे छात्र को कितना मिलता होगा 20 मिलता होगा, यानी पहले छात्र को अगर 5 अंक मिलेगा तो दूसरे छात्र को 20 अंक मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। कुछ है ही नहीं, बस भाषा को अच्छे से समझना है। सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया गया है उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए सवाल में दिया गया है कि एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 मार्क्स मिलता है, यानी कि टर्म 1 में उसे कुल मिलाकर कितना % मार्क्स मिल रहा है ये बताइए। आप कहोगे 100% मार्क्स मिल रहा है, 80/80 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 80/80 को आप परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 100% मार्क्स मिल रहा है, यानी कि टर्म 1 में उस स्टूडेंट को 100% मार्क्स मिल रहा है, राइट। कहा टर्म 2 में उसे 90 में से 75 मार्क्स मिल रहा है, तो टर्म 2 में कितना % मार्क्स मिल रहा है ये आपको पता करना है। टर्म 2 में उसे कुल मिल रहा कर कितना % मार्क्स मिलेगा, तो 90 में से उसे 75 मिल रहा है, तो इसको 100% आप 100 में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90 होता है। तो 100/6 कितना होता है, ये होता है 16.2/15 15 × 5 = 75, ये 15 × 5 = 75 होगा और 15 × 6 = 90 होता है। तो ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 16.2/3 × 5, यानी कि जब 16.2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना 83.1/3, यही मिलेगा ना 83.1/3, राइट। 83.1/3 यानी कि सेकेंड टर्म में टर्म 2 में ये टर्म 1 का अंक है, देखिएगा इसे हम लोग टर्म 1 बोलते हैं और इसको मान लीजिए टर्म 2 है। टर्म 2 में उसे जो अंक मिल रहा है कितना % मिल रहा है 83:1/3% मिल रहा है। आप सॉल्व लेकर चल सकते हो 83%। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों टर्म मिलाकर उसे कुल कितना % अंक प्राप्त होगा, तो बस दोनों का क्या निकाल दीजिए एवरेज % निकाल दीजिए। तो यहाँ से दोनों का एवरेज % जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, एवरेज मार्क्स जो होगा वह हो जाएगा 100% प्लस 83%, 83:1/3% और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 होगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 50 और प्लस इसको जब डिवाइड करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 42 बार में कटेगा। मान लीजिए ना एक ज़्यादा मैंने ले लिया, इसको इंटीजर ले लिया, तो ये हो जाएगा कितना 50 और प्लस 42 यानी कि 92। अब देखिए 92% वैल्यू आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, दे रखा है ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा, तो 92 के जो जस्ट पास में होगा वही इंटीजर वैल्यू आपका आंसर होगा, क्योंकि जो वैल्यू आपको लेना है वो डेसिमल वैल्यू नहीं परसेंटेज वैल्यू लेना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है 90%, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। बाकी इसका फाइनल आंसर जो होगा एग्जैक्ट आंसर जो होगा वह 91.17% होगा। तो ये जो होगा वह 90% के
पास में है। तो हमारा उत्तर जो होगा यानी कि एग्जैक्ट आंसर आपका ये होगा, लेकिन ऑप्शन में आप चूंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आपने लिया है 83:1/3% को 84% आपने लिया है, तो इसलिए इन दोनों का एवरेज परसेंट जो आ रहा है वह आ रहा है 92%। तो देखिए 92 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 90% दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 90%, तो यही सवाल का उत्तर होगा। 95% नहीं होगा, क्योंकि 95% जो होगा वह इससे 3 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। कहा एक परीक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो ट्रेडिशनल भी। कैसे सॉल्व कर सकते हो ट्रेडिशनली, आप वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 27, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन से भी और कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है वो तरीका भी। सवाल में कहा है कि लड़के को जो अंक मिलता है वह लड़की से 20% ज़्यादा मिलता है, यानी कि 20% ज़्यादा मिलता है। 20% ज़्यादा मतलब कि 6/5 होता है, यानी लड़के को अगर इतना अंक मिलेगा तो लड़कियों को इतना अंक मिलेगा। अगर लड़के को 6x मिलता है तो लड़कियों को 5x मक्स मिलेगा, इतना मिलेगा। यानी कि लड़कों का अगर औसत अंक जो होगा वह 6x होगा, तो लड़कियों की जो औसत अंक होगी वह 5x होगी। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। यानी लड़कों का औसत अंक कितना, तो लड़कियों का औसत अंक कितना। अब सवाल में दिया गया है कि कुल छात्रों का औसत अंक जो है वह 70 है, ऐसा सवाल में दिया गया है। ठीक है, एवं लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3 दिया है। इन दोनों के बीच यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसका रेशियो 3:2 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से ये माइनस होकर यहाँ पे लिखाएगा, इसमें से ये माइनस होकर यहाँ पे लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 5x - 70 अनुपात ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7x, राइट। अच्छा ये एक चीज़ बताइए, इसमें से ये माइनस होकर यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, और ये वाली संख्या इससे ये माइनस हो जाए, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से ये संख्या माइनस होगा, यानी 6x - 70 यहाँ पे लिखाएगा, 6x - 70 यहाँ पे लिखाएगा, और ये संख्या जो होगा वह इस संख्या से बड़ा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 70 माइनस कितना हो जाएगा 5x। आप सबको अच्छे से पता होगा, एलिगेशन आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है इतना हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो अनुपात आया है वह लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात आया है, ये लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात आया है, ये आपको अच्छे से पता होगा। और इन दोनों का अनुपातिक मान आपको सवाल में दिया गया है 3:2 है। लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात जो है वह 3:2 है, ऐसा दिया गया है। तो चलिए बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो को बैलेंस ही करना है, तो इस चीज़ को एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 70 - 5x डिवाइडेड बाय 6x -70। ये रेशियो जो है वो सवाल में दिया गया है 3/2। तो चलिए बस सवाल को सॉल्व करिए एंड x की वैल्यू निकाल दीजिए। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 140 हो जाएगा, 140 माइनस का 10 10x बराबर में ये हो जाएगा कितना 6×3 18x 18x, और ये हो जाएगा माइनस का 210 माइनस का 210, राइट। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है क्या, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 210 है बस। अब यहाँ से आप देखिए ये -10 इधर आएगा तो ये प्लस का ये हो जाएगा 28x, राइट 20x 28x, और 28x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना होगा, -210 इधर आएगा तो प्लस का 210 ये हो जाएगा 350 हो जाएगा। यानी 28x की वैल्यू जो है वह 350 है। तो x की वैल्यू कितना होगा ये बताइए। आप कहोगे x की वैल्यू हो जाएगा 7 से कैंसिल कर दीजिए दोनों को, 7 चौका 28 और 7 पचे 35, 50/4 यानी कि 12.5, यानी x की वैल्यू जो होगा वह 12.5 होगा। इस x की वैल्यू जो होगा वह होगा 12.5, अभी आपने निकाला है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए लड़कियों का औसत अंक कितना होगा। तो लड़कियों का औसत अंक कितना है, लड़कों का औसत अंक कितना है, तो बस यहाँ पे x की वैल्यू 12.5 पुट करोगे तो 12×5 = 60 इन प्लस कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 62.5 इतना परसेंट लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होगा वह 62.5%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये तो आप ऐसे ट्रेडिशनली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सवाल में इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं अगेन एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो x की वैल्यू 12.5 आ जाएगा, ठीक है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर में ही चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये 28x की वैल्यू 350 है तो x की वैल्यू 12.5 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो लड़कियों का औसत आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो ये है, एक और तरीका ये है कि आप इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। एलिगेशन से तो होगा ही होगा, इस वजह से भी हम लोगों ने एलिगेशन से ही सॉल्व किया। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा, ये आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 27 था, ठीक है। लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, जबकि टोटल एवरेज परसेंट आपको दिया गया, यानी कि टोटल कुल छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वह 70 है। एक बात बताइए, अगर लड़कियों के द्वारा औसत अंक आपसे पूछा जा रहा है और हमें पता है कि लड़कों का जो
औसत अंक है वो लड़कियों से 20% ज़्यादा है। और आपसे पूछा जा रहा है लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा, तो ऑप्शन में भी लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक दिया गया होगा। तो ठीक है, चलिए ऑप्शन से उठाइए। अगर ऑप्शन नंबर ए से चलते हो आप, तो ऑप्शन ए में लड़कियों का प्राप्त औसत अंक जो है वह 65 दिया है। चलिए मान के चलिए कि लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होगा वह 65 होगा। अब लड़कियों के प्राप्त औसत अंक, लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक अगर 65 है, तो लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होगा वह इसका 6/5 होगा। इससे 20% ज़्यादा है, तो 65 का 6/5 जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 13×6 = 78, यानी कि 78। यानी कि लड़कियों का औसत अंक अगर 65 है, तो लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होगा वह 78 होगा। ठीक है, यानी कि लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना और लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होगा वह इतना हो जाएगा। अब सवाल में दिया गया है कि कुल छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है वह 70 है। अब हमें एक बात पता है कि इन दोनों को जब आप यहाँ पे एलिगेशन लगाकर आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वह लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात आएगा। और ध्यान रहे कि लड़की और लड़के के संख्या का अनुपात आपको सवाल में पहले ही दे रखा है, कितना, 3:2, यानी कि लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 होगा। अगर यहाँ पर जो रेशियो आएगा वह 3:2 आएगा, तो उस सिचुएशन में 65% उत्तर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वह 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 5:8 आ रहा है। तो बताइए क्या ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा? आप कहोगे नहीं होगा, यानी कि लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होगा वह 65 नहीं होगा। क्या होगा? 65 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर नहीं होगा। तो फिर आगे के ऑप्शन को चेक करेंगे, आगे के ऑप्शन को चेक करेंगे। तो उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी को जब यहाँ पे आप रखोगे 62.5, जब आप लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 62.5 जब यहाँ पे रखोगे, तो लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62.5 का फिर से आप 6/5 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 12.5 × 6, ये हो जाएगा 72 और +3 कितना हो जाएगा, 75। यानी कि लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक जो होगा वह 75 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का रेशियो 3:2 आएगा। कैसे? वो देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 5 और इन दोनों के बीच का अंतर जो हो जाएगा वह कितने का होगा, 7.5 होगा ना, 7.5 होगा, राइट। डेसिमल इधर हटाते हो तो इधर एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 या 75, 25 तो ना 50। तो देखिए लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3:2 आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात आपको सवाल में दिया गया है 5:6। तो मान लीजिए लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात अगर 5:6 है, तो मान लीजिए कि लड़का का जो संख्या होगा वह अगर 50 होगा, तो लड़कियों की जो संख्या होगी वह 60 होगी, राइट। आगे सवाल में कहा है कि लड़कों की संख्या के 20% छात्र को, यानी लड़का जितना है उसका 20% जो होगा उसे छात्रवृत्ति मिलेगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो बताइए अगर 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है, तो इसका 80% होगा जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, यानी कि 50 का 80% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी 40 लड़के ऐसे हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जिसे छात्रवृत्ति जो है वह नहीं मिल रहा है। 40 लड़के ऐसे हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। आगे सवाल में दिया है कि लड़कियों की संख्या को आपने 60 रखा है। अब 60 के 25%, यानी कि लड़कियों की संख्या के 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है, तो लड़कियों की संख्या के 75% ऐसी लड़कियां होंगी जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो 60 का जो 75% हो जाएगा, यानी छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले लड़कियों की कुल संख्या जो होगा वह 60 का 75%, यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 कहने का मतलब ये हो जाएगा 15 या 45, यानी कि लड़कियों की संख्या कुल अगर 60 है तो उसमें से 45 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी और 40 लड़कों को कुल छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। तो बस इन्हीं दोनों के युवक का परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी, कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा 50 + 60 यानी कि 110। यानी कि कुल छात्रों की संख्या अगर 110 है, तो इसमें से कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? तो कुल 85 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। तो इसका परसेंटेज कितना होगा? तो 100%। इसका यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देख लीजिए 85-11 का रिलेशन कहाँ है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही सवाल का उत्तर होगा। वैसे भी इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 850/11%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर। बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं,
जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे मत सोचिए कि ये सिर्फ रेलवे का ही सवाल है, इसलिए छोटे लेवल के सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, कहा है कि 82% छात्र उत्तीर्ण हुए। किसी कक्षा में 82% छात्र पास हुआ और उनमें से 2% छात्र को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, मतलब कि इसको भी पास मान लिया गया, होता है ना एक रिजर्वेशन, उस टाइप से। 82% छात्र जो है वह उत्तीर्ण हुआ, जबकि 2% छात्र को और भी पास मान लिया गया, जबकि उस कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या 592 है। यानी कि जो फेल हुआ है स्टूडेंट, उसकी कुल संख्या 592 है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है और सवाल में बोला गया कि 592 स्टूडेंट जो है वह फेल हुआ है। तो प्रतिशत में कुल कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल हुआ है? तो 82% प्लस 2%, यानी कि 84% स्टूडेंट अगर पास हो रहा है तो 60% यानी कि 16% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उस परीक्षा में फेल हुआ होगा। तो 16% की वैल्यू जो है वह 592 के बराबर है। 592 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। 100% की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। डायरेक्ट आप इसको 16 से काट सकते हो तो 1% की वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये 16 से कटे जाएगा कितने बार में? 16 तिया 48 और 16 सती 112, यानी 1% की वैल्यू जो होगा वह 37 के बराबर होगा। तो 100% की वैल्यू जो होगा वह 3700 के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस पहले लाइन को समझना है कि वो जो 2% वाला केस है उसमें सवाल में कहा है कि उसको पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, मतलब कि 2% छात्र ऐसे हैं जिसको कि मान लिया गया है कि ये भी पास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना चाहिए था। उसने 120 अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 40% अंक अगर प्राप्त करता है तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा, लेकिन उसने 120 अंक ही प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो सोचिए अगर वह 30 अंक और ला लेता, 120 अंक लाने के बाद अगर वह 30 अंक और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास हो जाएगा, है कि नहीं है? तो उस परीक्षा का जो पासिंग परसेंटेज मान है वह है 40%, यानी कि 40% अगर कोई भी स्टूडेंट मार्क्स लाता है, कोई भी स्टूडेंट अगर इतना % मार्क्स लाता है तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। सवाल में कहा एक बच्चा है जो कि 120 अंक लाता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब इतना अंक लाने के बाद वह अगर 30 अंक और ला लेता तो वह उस परीक्षा को पास कर जाता। तो ये भी हमारा पासिंग मार्क्स है और ये भी हमारा क्या है? पासिंग मार्क्स है। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर 40% की वैल्यू 150 के इक्वल है, अगर 40% की वैल्यू अगर 150 के इक्वल है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100% की वैल्यू हो जाएगा, इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% बनाने के लिए, और इसमें भी आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगा 300 प्लस कितना हो जाएगा? 150 का आधा यानी कि 75, यानी कि 375, यानी कि क्या है? उस परीक्षा का जो टोटल मार्क्स होगा, उस परीक्षा का जो कुल प्राप्तांक होगा वह 375 होगा। और यह इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। 375 अंक उस परीक्षा का कुल प्राप्तांक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सवाल में कहा है कि रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 25 दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है। एक है रवि और एक है राजेश, एक है रवि और दूसरा है राजेश। कहा रवि क्या कहा कि प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक मिलते हैं, यानी रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिलता है। अगर राजेश को x अंक मिलता है तो रवि को इससे 8 अंक अधिक, यानी कि रवि को मिलेगा x प्लस 8 अंक। ठीक है, अब आगे सवाल में कहा है कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के इक्वल है। मतलब इस x प्लस 8 की वैल्यू जो है, रवि का जो प्राप्तांक है वह इन दोनों के प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। मतलब x प्लस 8 की वैल्यू जो है वह इन दोनों के प्राप्तांकों के योग के, यानी x प्लस 8 के इन दोनों के प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है, ऐसा सवाल में बोला गया। तो बस सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए तो दोनों के प्राप्तांक आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 52%, नीचे आ जाएगा कितना 100, तो 4 से अगर काटते हो तो ये 25 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25x प्लस 200 ये हो जाएगा कितना 2x इंटू 13 यानी कि 26x, अब प्लस 13 8 कितना होता है 13 नंबर 117, 13 8 104 होता है 104, राइट, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 96, x की वैल्यू 96, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप 96 रख दीजिए तो x प्लस 8 की वैल्यू हो जाएगा 104। तो 96 और 104 का पेयर देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32।
सवाल में दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 45% छात्र पास होता है और फेल होने वाले छात्रों की कुल संख्या 79,750 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर 45% छात्र परीक्षा पास करता है तो 55% ऐसे छात्र होंगे जो कि परीक्षा में फेल होगा। अब फेल होने वाले छात्रों की कुल संख्या जो है वह 79,750 है। यहाँ से अगर 55% की वैल्यू इतना है तो 100% की वैल्यू आप निकाल दीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1,45,000। 100% की वैल्यू जो होगा यानी उस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या जो होगा वह 1,45,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। इसमें कुछ है नहीं, 55% की वैल्यू गिवन है, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। कहा एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? आपसे पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ये पूछा जा रहा है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? तो चलिए, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात जो है वह 3:2 है। 3:2 है। तो अगर लड़का की संख्या 30 होगा तो लड़की की संख्या जो होगा वह 20 होगा। 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है तो 80% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, तो 30 का 80% 24 होगा, यानी कि कुल 24 ऐसे लड़के होंगे जिससे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले लड़कों की कुल संख्या जो होगी वह 24 होगी। अब लड़कियों की कुल संख्या आपने 20 माना है, वो कहा है कि लड़कियों की संख्या के 25% ऐसे हैं जिसे छात्रवृत्ति मिलती है, तो लड़कियों की संख्या के 75% ऐसे लड़कियां होंगी जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो 20 का 75% यानी कि 3/4 होता है, तो 4 5 20 5 दिया 15, यानी कि कुल 15 लड़कियां ऐसी होगी जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। तो कुल इतने लड़के हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कुल इतनी लड़कियां हैं जिसे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो बस इसी का परसेंटेज निकालना है आपको। कुल छात्रों की संख्या कितना होगा? 20 30 50, जिसमें से कुल इतने छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है 24 प्लस 15 यानी कि 39 लड़की। कुल 39 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो बस इसी का परसेंटेज कितना होगा? 50 दूना 100, 39 दूना 78%, यानी कि कुल मिलाकर 78% लड़कों को 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कुल 78% ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। सवाल में कहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। मतलब एक परीक्षा में 80% स्टूडेंट जो है वह फिजिक्स में पास होता है और 70% स्टूडेंट जो है वह केमिस्ट्री में पास होता है, जबकि दोनों ही सब्जेक्ट में 15% छात्र जो है वह फेल हो जाते हैं। यदि पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या 325 है तो उस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? अब देखिए, इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करते हैं? वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। बाकी तरीके तो बहुत तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। ट्रेडिशनली सॉल्व कर सकते हो, इसको फॉर्मूला से कर सकते हो, डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो डायग्राम से बताऊँगा कि इस तरह के सवाल को डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। दो तरह के सब्जेक्ट हैं, एक फिजिक्स है और दूसरा केमिस्ट्री है, ऐसा सवाल में बोला गया है। तो मान लीजिए ये वाला पूरा जो सर्कल है वो हमारा फिजिक्स का पार्ट है और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका केमिस्ट्री का है। सवाल में कहा है कि फिजिक्स में कुल मिलाकर 80% स्टूडेंट जो है वो पास होता है। 80% स्टूडेंट अगर फिजिक्स में पास होता है, यानी कि कुल मिलाकर इतना परसेंट स्टूडेंट जो है वह पास होता है, तो फिजिक्स में कुल मिलाकर कितना परसेंट स्टूडेंट जो होगा वह फेल होगा? तो आपको 20% स्टूडेंट जो होगा वह फिजिक्स में फेल हुआ होगा। सिमिलरली केमिस्ट्री के बारे में बोला है कि 70% स्टूडेंट जो है वह पास होता है। तो अगर 70% स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास होता है तो 30% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि केमिस्ट्री में फेल हुआ होगा, है कि नहीं है? और कहा है कि सवाल में कि दोनों ही सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्रों की का कुल प्रतिशत जो है वह सवाल में आपको दिया गया कितना? 15%, यानी कि 15% ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब बताइए, दोनों, ये पूरा पार्ट जो है वह फिजिक्स का है और ये पूरा पार्ट जो है केमिस्ट्री का है, और ये वाला जो कॉमन रीजन आप देख रहे हो ये इसमें दोनों सब्जेक्ट शामिल हो रहे हैं। तो सवाल में कहा कि 15% छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों ही विषय में फेल हुआ है, तो ये वाला हिस्सा जो है वह 15% है। तो 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है। एक बात बताइए, अगर पूरे फिजिक्स में 20% छात्र फेल हो रहा है, यहाँ पर 15% छात्र दोनों ही विषय में फेल हो रहा है, तो सिर्फ फिजिक्स में कुल कितना प्रतिशत छात्र फेल होगा? तो आप कहोगे यहाँ पर 50% आपने ले ही लिया है, तो सिर्फ फिजिक्स में कुल मिलाकर 5% स्टूडेंट जो होगा वह फेल होगा। सिर्फ फिजिक्स में सिर्फ 5% स्टूडेंट जो होगा वह फेल होगा। ये वाला हिस्सा जो है वह सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का है, इसमें दोनों सब्जेक्ट नहीं शामिल कर रहे हो आप। ये वाला जो हिस्सा है कॉमन रीजन है, ये इसमें दोनों सब्जेक्ट शामिल हो रहा है। तो 15% छात्र तो ऐसे हैं जो कि दोनों ही विषय में फेल हो रहा है। और सवाल में कहा कि 20% स्टूडेंट जो होगा वह फिजिक्स में फेल होगा, तो 15% तो यहाँ पे फेल हो ही गया है। तो इस हिस्से में
कितना स्टूडेंट फेल होगा? 5%। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ये वाला हिसाब देख रहे हो, इसको सिर्फ फिजिक्स बोलेंगे, यानी कि केवल फिजिक्स में 5% स्टूडेंट जो होगा वह फेल होगा, ठीक है। अब बताइए केमिस्ट्री में 30% स्टूडेंट फेल करता है, तो यहाँ पे 15% स्टूडेंट जो होगा वह केमिस्ट्री में फेल हो चुका है, तो केवल केमिस्ट्री में कितना स्टूडेंट जो होगा, कितना परसेंट स्टूडेंट फेल करेगा? तो 15% स्टूडेंट जो होगा वह फेल करेगा केमिस्ट्री में। तो आप बताइए कि कुल मिलाकर दोनों ही सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत स्टूडेंट जो है वह फेल हो रहा है? तो आप कहोगे 5% यहाँ, 15% यहाँ और 15% यहाँ, यानी कि 15-15 30 और 30-5 35%, यानी कि फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत जो है वह 35% है। कुल इतना परसेंट स्टूडेंट जो है वह दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा है। तो कितना प्रतिशत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में पास होंगे? तो 100 - 35%, यानी कि पास होने वाले छात्रों का जो प्रतिशत हो जाएगा वह 65% हो जाएगा। और इसी पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या 325 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 65% की वैल्यू जो होगा, इस 65% का मान जो होगा वह 325 के बराबर होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले 1% की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो ये 13 से तो कटेगा, 13 से हो जाएगा 13 × 5 = 65 और 13 × 2 = 26 और 13 × 5 = 65। 5 से ये फिर 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू जो है वह 5 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू जो होगा वह 500 के बराबर होगा। 100% की वैल्यू जो होगा वह 500 के बराबर होगा। अगर 65% की वैल्यू 325 के बराबर है तो 100% की वैल्यू जो होगा वह 500 के बराबर होगा। यानी उस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या जो होगी वह 500 होगी। और ये इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही छोटा सा सवाल है, बस चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है बारीकी से, तो इसलिए आपको लग रहा होगा तो हमने तो इतना सब कुछ भर दिया है। बताइए ये सब चीज़ें तो भाषा में लिखी गई है, फेल पास ये सब तो भाषा में लिखा है, काम तो सिर्फ इतना ही है। डायरेक्ट इस सवाल में आपका काम इतना था कि 35% स्टूडेंट फेल हो रहा है, तो आपका जो फर्स्ट ही अप्रोच होगा इस सवाल को देखकर वो होगा कि 65% की वैल्यू जो होगा वह 325 होगा, तो 100% की वैल्यू 500 होगा। बस इतना काम था। तो बताइए 5 से 6 सेकंड का सवाल है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सवाल में दिया गया है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 70 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। लेकिन एक बच्चा को 70 अंक प्राप्त होता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 20 अंक और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। 70 अंक लाने के बाद 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो 70 अंक लाने के बाद 20 अंक और अगर वह ला लेगा उस परीक्षा में तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। तो ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो दोनों आपस में इक्वल। अगर 40% की वैल्यू 90 के इक्वल है, अगर 40% की वैल्यू 90 के इक्वल है तो 100% की वैल्यू कितना होगा? बताइए आप, 100% की वैल्यू कितना होगा? 4% की वैल्यू जो होगा वह 9 के इक्वल हो जाएगा। 4% की वैल्यू जो होगा वह 9 के इक्वल होगा, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? तो 100% की वैल्यू होगा, इसको भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 225, यानी कि उस परीक्षा का कुल प्राप्तांक जो होगा वह 225 होगा। उस परीक्षा का जो कुल प्राप्तांक होगा, उस परीक्षा का जो कुल प्राप्तांक होगा वह 225 होगा। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगर हमसे पूछता बताइए उस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए होंगे, तो 90 अंक, जो कि सवाल में ही दे रखा है। 70 अंक लाता है तो 20 अंक से फेल हो जाता है, 20 अंक और अगर ला लेगा तो परीक्षा को पास कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए सवाल में दिया गया है कि राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले तीन विषय में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। पहले 3 विषय में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किया। चौथे और अंतिम यानी कि अंतिमा विषय में उसे 54 अंक प्राप्त होता है, तो उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत यानी कि चारों विषयों को मिलाकर कुल प्रतिशत जो हो जाता है प्राप्तांकों का वह 64% हो जाता है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि चौथे विषय का प्राप्तांक कितना था। चौथे विषय में कुल कितने अंकों का परीक्षा हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चौथा विषय का पूर्णांक कितना होगा, चौथा विषय का फुल मार्क्स क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। देखिए सवाल को कैसे निपटाते हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। सवाल में कहा है कि 4 सब्जेक्ट है, 1, 2, 3 और 4, ये हमारा 4 सब्जेक्ट होगा। कहा कि पहले 3 विषय का प्राप्तांक जो है वह 50-50 है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर पहले 3 विषय में उसे कुल मिलाकर 60% मार्क्स मिलता है। पहले 3 विषय में उसे कुल मिलाकर 60% मार्क्स मिलता है। तो पहले 3 विषय में उसे कुल कितना मार्क्स मिला होगा ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे कि पहले 3 विषय मिलाकर उसे कुल 60% मार्क्स मिलता है, तो पहले 3 विषय का कुल पूर्णांक जो हो जाएगा FM जो हो जाएगा, FM यानी फुल मार्क्स जो होगा वह 150 होगा। पहले 3 विषय का जो कुल प्राप्तांक हो जाएगा, फुल मार्क्स जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 150 होगा। अब इसका जो 60% है वह उस परीक्षा में लाता है, यानी कि पासिंग परसेंटेज है। यानी कि पासिंग परसेंट क्या है, यानी कि 60% अंक लाता है, ये पासिंग मार्क्स नहीं है। उस छात्रों ने कुल मिलाकर इसका 60% मार्क्स गेन किया, यानी 150 का 60%, ये हो जाएगा कितना,
15 छक 90, यानी कि उसने कुल मिलाकर 90 अंक प्राप्त किया है। ठीक है, यानी 60% की वैल्यू जो होगा 190 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट का कुल प्राप्तांक जो होगा वह 150 होगा, जिसमें से उस छात्र ने 90 अंक प्राप्त किया है। आगे सवाल में दिया है कि चौथे विषय में वह 54 अंक प्राप्त करता है, चौथे विषय में वह 54 अंक प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से चारों विषयों का कुल औसत प्राप्तांक जो होता है वह 64% हो जाता है। तो चौथे विषय का पूर्णांक कितना था ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बात हमें बताइए सबसे पहले कि अभी उस स्टूडेंट ने चारों विषय मिलाकर कुल कितना अंक प्राप्त किया है। तो 60 अंक यहाँ पे 90 अंक यहाँ पे प्राप्त किया है, यानी पहले 3 विषय में वह 60% मार्क्स लाता है, यानी कि पहले 3 विषय में वह कुल मिलाकर 90 मार्क्स मान लाया है, यानी कि पहले 3 विषय मिलाकर उसने कुल 90 मार्क्स लाया है, 90 अंक लाया है पहले 3 विषय मिलाकर। फिर कहा चौथे विषय में उसे कुल 54 अंक मिलता है, तो चारों सब्जेक्ट मिलाकर उसे कुल मिलाकर इतना अंक मिला है। तो इतने अंक का परसेंटेज कितना होगा ये आप हमें बताइए। इसी अंक का परसेंटेज दिया है 64%, तो कुल इतना अंक लाया है चारों विषय मिलाकर, तो चारों विषयों का कुल पूर्णांक कितना होगा। तो मान लीजिए चौथा विषय का पूर्णांक जो होगा वो आपका x होगा। तो पहले 3 विषय का पूर्णांक था आपका 150 और चौथा विषय का पूर्णांक x है, तो कुल इतने अंक का परीक्षा हुआ था, इसमें से चारों विषय मिलाकर उसने कुल इतना अंक लाया है। तो इसका 100% कितना होगा, 100 में कितना होगा, तो इसका 100 इतना होगा। तो चारों विषय मिलाकर कुल मिलाकर उसे कुल इतना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। लेकिन सवाल में दिया है कि चारों सब्जेक्ट मिलाकर उसे कुल 64% मार्क्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो बस यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंट से परसेंट को निपटा दीजिए, राइट। ये 100 इधर आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 64/100। देखिए यहाँ से भी आप चाहो तो ऑप्शन से खेल जाओगे। कैसे, वो देखिए 90 प्लस 154 यानी ये 144 हो जाएगा, ऊपर में 144 होगा और नीचे तो हो जाएगा 150 प्लस x, नीचे हो जाएगा 150 प्लस x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 64/100। अब बताइए 64/100 कहने का मतलब क्या होगा। 64/100 दोनों ऊपर नीचे दोनों 4 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 25, ऊपर में हो जाएगा 16, 16/25। 64/100 को आप बोल सकते हो 16/25, राइट। अब आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप चाहोगे तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, वो देखिए x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन में भी x की वैल्यू ही दे रखा होगा। तो सोचिए इस x की जगह पर मैं क्या रखूं कि इन दोनों का रेशियो बन जाए 16:25। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में अगर x की जगह पर आप 75 रखोगे, अगर x की जगह अगर 75 रखते हो तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर तो 144 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना 225 हो जाएगा, 225। अब इन्हीं दोनों का अनुपात दिया है 16:25, 16/25। अब इसका रेशियो देखिए क्या 16:25 बन रहा है। अगर इसका रेशियो भी 16:25 हुआ तब x की वैल्यू 75 आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 25 से अगर इसको काटते हो, 25 से काटोगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। 9 से आप इसको काटिए क्योंकि ऊपर वाली संख्या 25 से नहीं कटेगा। 9 से दोनों संख्या कट रही है तो ये हो जाएगा 9 से कट जाएगा 25 9 होता है 225 और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 9 144। तो देखिए 16/25 इधर भी 16/25 इधर भी आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट बराबर क्या हो जा रहा है, राइट हो रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 75 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा, यानी कि चौथे विषय का जो पूर्णांक आपका रहा होगा वह 75 रहा होगा। ये सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करूँगा कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कुछ है नहीं, मैं सोच रहा था इस सवाल को और भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बस तो उसमें थोड़ा सा हमें निराशा हाथ ही लगी है। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर कौन था, अभी किस सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36 था। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सवाल में क्या दिए, मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक प्राप्त हुआ और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुआ। तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिता मतलब कि वेटेज यानी कि दोनों सब्जेक्ट का जो पूर्णांक होगा प्राप्तांक होगा वह समान है, तो मोहन को दोनों विषय में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। अगर दोनों ही सब्जेक्ट का प्राप्तांक अगर सेम है तो दोनों विषय मिलाकर उसे कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो रहा है, तो बस दोनों का एवरेज में निकाल लीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। 72% अब प्लस कितना है 68%। दोनों की भारिता यानी कि वेटेज सेम है। अगर ये इसका फुल मार्क्स 100 रहा होगा तो इसका भी फुल मार्क्स 100 होगा। तो यहाँ से इन दोनों का एवरेज आप निकाल दीजिए, वही दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर कुल प्रतिशत अंक को दर्शाएगा। तो 2 से इसको काटोगे तो ये 36 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 34। तो 36 प्लस कितना हो जाएगा 34, यानी कि दोनों सब्जेक्ट मिलाकर उसे कुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हो जाएगा 70% अंक प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर। कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, कहा है एक परीक्षा को पास करने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 21 अंकों से फेल हो जाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा। अगर 33% अंक कोई भी छात्र लाएगा तो उस परीक्षा को पास कर जाएगा। एक छात्र जो है वह 210 अंक लाता है तो वह 21 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 21 अंक और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। तो ये भी हमारा पासिंग मार्क्स, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर 33% की वैल्यू 231 के बराबर है, अगर 33% की वैल्यू 231 के बराबर है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, यही हमसे ना पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए 11 से सबसे पहले इसको काटिए। 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 एकम 11, यानी कि 1% की वैल्यू 7, 1% की वैल्यू जो है वह 7 के बराबर आ रहा है, तो 100% की वैल्यू जो होगा वह 700 के बराबर होगा। यानी उस परीक्षा का जो प्राप्तांक होगा, उस परीक्षा का जो प्राप्तांक होगा, पूर्णांक जो होगा वह 700 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। सवाल में कहा राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए। एक बात बताइए, राखी 200 में से कुल मिलाकर 54% अंक प्राप्त करता है, तो राखी ने कुल मिलाकर कितना अंक प्राप्त किया होगा, 108 अंक प्राप्त किया होगा। अब कहा राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ये जो राखी को अंक मिलता है वह 108 मिलता है, तो मोहन को जो अंक मिलेगा वह राखी से 108 अंक कम, 12 अंक कम मिलेगा, तो इसका 12 अंक कम, यानी कि मोहन को जो अंक मिलेगा वह 96 मिलेगा। यानी कि मोहन को कुल अगर 96 मार्क्स मिलता है तो राखी को 108 मार्क्स मिलेगा। आपसे पूछा था कि बताइए मोहन को कुल कितना अंक मिलेगा, तो 96, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि किसी छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया और वह परंतु अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे, यानी जब वह 65% अंक प्राप्त करता है तो वह पास 20 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया परंतु अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे, मतलब 65% अंक लाने के बाद वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 65% जो अंक लाता है वह पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम है। अगर वह 20 अंक और ला लेगा तो वह परीक्षा को पास कर जाएगा। आगे कहा है कि दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक लाता है और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक था, मतलब पासिंग मार्क्स से ये 5% ज़्यादा मार्क्स ला लेता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, उस परीक्षा का फुल मार्क्स, उस परीक्षा का कुल प्राप्तांक कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फिर से सवाल को समझिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है। कहा एक छात्र है जो किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु वह अगर 88% अंक प्राप्त करता है तो उस पासिंग मार्क्स से 5% मार्क्स ज़्यादा ला लेता है, तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होगा, प्राप्तांक कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। देखिए कहा कि अगर 65% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 65% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 65% अंक प्राप्त कर लेने के बाद वह 20 अंक और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा पासिंग मार्क्स, ये हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। आगे सवाल में कहा है कि एक छात्र और है जो कि उसी परीक्षा में 80% मार्क्स लाता है। एक और छात्र है जो कि उसी परीक्षा में 80% मार्क्स लाता है और ये जो 80% मार्क्स है वह पासिंग मार्क्स से 5% ज़्यादा है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, तो आप कहोगे कि इस 80% मार्क्स में से 5% मार्क्स को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये भी आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ये भी आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा, तो दोनों तरफ पासिंग मार्क्स हो जाएगा, तो इसलिए आपस में इक्वल हो जाएगा। देखिए फिर से अगर आपको सवाल को समझना है तो एक बार और सवाल को समझ लीजिए। कहा जब 65% अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 20 अंक और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। आगे सवाल में कहा कि एक और छात्र जो कि उसे 80% मार्क्स मिलता है और वह पासिंग मार्क्स से 5% मार्क्स ज़्यादा ला लेता है, मतलब ये जो 80% मार्क्स है वह पासिंग मार्क्स से 5% वैल्यू जो है 5% मार्क्स जो है वह ज़्यादा है। ये जो 80% अंक है वह पासिंग मार्क्स से 5% अंक ज़्यादा है। आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, तो पासिंग इस 80% मार्क्स में से 5% मार्क्स को माइनस कर दीजिएगा तो ये भी आपका पासिंग मार्क्स और ये भी आपका पासिंग मार्क्स, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 80% में से 5% को अगर आप माइनस करते हो, अगर आपसे पूछता कि बताइए उस परीक्षा का पासिंग परसेंटेज क्या होगा, तब तो उत्तर होगा हमारा 75%। 80% में से अगर 5% माइनस कर देंगे तो आपको पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कुल प्राप्तांक कितना होगा, तो ये हो जाएगा, इसमें से अगर आप माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 65% और प्लस 20 ये हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 75%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये हो जाएगा कितना 15%, राइट, ये हमारा हो जाएगा कितना 15% हो जाएगा ना,
सॉरी 10%, ये आपका हो जाएगा 10%, राइट। अब 10% की वैल्यू जो है वह 20 के इक्वल है, तो बताइए 100% की वैल्यू जो होगा वह 200 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? आपको बिल्कुल होगा। यानी उस परीक्षा का जो कुल प्राप्तांक होगा वह 200 का होगा, यानी कि उस परीक्षा में जो फुल मार्क्स होगा वह 200 का होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। कुछ है ही नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर क्या है? 41। देखिए सवाल में दिया गया है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। किसी परीक्षा को पास करने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक में से 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए होंगे, ये आपको पता करना है। यानी कि दूसरे प्रश्न पत्र जो है वह 150 अंकों का है, तो उसमें उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा जिससे वह कुल मिलाकर 50% अंक ला सके, यानी कि परीक्षा को पास कर सके। परीक्षा को पास करने के लिए उसे कम से कम 50% अंक चाहिए होगा। परीक्षा को पास करने के लिए उसे 50% अंक चाहिए होगा। बताइए कि दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर कुल कितने पूर्णांक का परीक्षा हुआ है? तो 200 पूर्णांक का पहला प्रश्न पत्र है और 150 पूर्णांक का दूसरा प्रश्न पत्र है, तो दोनों परीक्षा मिलाकर कुल मिलाकर, यानी कि दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर कुल मिलाकर 350 अंकों का परीक्षा हुआ है। अब इसका 50% अगर कोई स्टूडेंट लाता है तो वह उस परीक्षा में पास कर जाएगा। यानी कि आपका जो पासिंग मार्क्स होगा वह 350 का 50% हो जाएगा। 350 का 50% यानी कि 175 हो जाएगा। 175 हो जाएगा, यानी कि कोई छात्र अगर 175 अंक ला लेता है, 350 में से अगर 175 अंक ला लेगा तो वह उस परीक्षा को क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। आगे सवाल में दिया गया है कि एक छात्र है जो कि पहले प्रश्न पत्र जो कि 200 का है, इसमें से उसने 40% अंक प्राप्त किया है। तो 40% अंक प्राप्त किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले प्रश्न पत्र में उसे कुल मिलाकर कितना अंक मिला है? तो 40 दूना 80 अंक मिला है। कुल मिलाकर अगर वह 175 अंक अगर वह लाएगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। पहले प्रश्न पत्र में उसने कुल मिलाकर 80 मार्क्स लाया है, तो दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा उसमें उसे कुल कितना अंक लाना होगा जिससे वह परीक्षा को पास कर जाए? तो दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कुल मिलाकर 175 माइनस 80, यानी कि कुल मिलाकर कितना अंक उसे लाना होगा? 95 मार्क्स लाना होगा। यानी कि दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कुल मिलाकर 95 अंक लाना होगा, तभी वह उस परीक्षा को पास कर पाएगा। तो इसी 95 का, अच्छा दूसरा प्रश्न पत्र जो है वह 150 अंकों का है। दूसरे प्रश्न पत्र में उसे 95 अंक लाना होगा, कुल कितने में? तो 150 में। तो 100 में कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट से आप 0 से एक 0 को खत्म कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3 से। इसको अगर आप काटते हो तो लगभग कितना हो जाएगा? 32 बार में कटेगा, 32 से थोड़ा कम ही होगा, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा कितना? 64%। यानी कि करीबन दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कुल कितना प्रतिशत अंक लाना होगा? 64% अंक लाना होगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। दूसरे सब्जेक्ट में उसे कुल मिलाकर 64% अंक लाना होगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंकों में से 68 अंक, गणित में 60 में से 46 अंक और विज्ञान में 90 अंकों में से 76 अंक, अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करता है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है? मतलब कि किस विषय में उसे सबसे ज़्यादा प्रतिशत अंक मिल रहा है, ये आपको पता करना है। तो चलिए सबका परसेंटेज वैल्यू ही निकालना होगा, ठीक है। यानी कि हिंदी में उसे कितना मिल रहा है? तो हिंदी में कुल मिलाकर 80 अंकों का परीक्षा हुआ है और उसे कुल मिलाकर 68 अंक मिल रहा है, तो इसको 100 में कितना मिलेगा ये आपको पता करना है। तो 20 चौका 100 और 20 25 100, तो 4 से ये 17 बार में कैंसिल होगा, तो 17 25 85%। यानी हिंदी में उसे कुल मिलाकर 85% मार्क्स मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहा है कि मैथ्स में उसे 60 में से 46 मार्क्स मिलता है। मैथ्स में उसे कुल मिलाकर 60 में से 46 मार्क्स मिलता है। 46 मार्क्स मिलता है। 60 में उसे कुल मिलाकर 46 मार्क्स मिलता है, राइट। तो 100 में इसे कितना मिलेगा? तो 100% पर कैलकुलेट करना है परसेंटेज को, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 सत्ते 42, 6 से कितना हो जाएगा ये बताइए? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 15 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 15 25 75% से ज़्यादा, मान लीजिए 76%। यानी कि मैथ्स में इसे कुल मिलाकर 76% मार्क्स मिल रहा है। मैथ्स में उसे कुल मिलाकर 76% मार्क्स मिल रहा है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। आगे सवाल में कहा है
कि विज्ञान में 90 में से 54 अंक उसे प्राप्त होता है, यानी कि साइंस में उसे 90 में से कुल मिलाकर 74 मार्क्स मिल रहा है, कुल मिलाकर 74 मार्क्स मिल रहा है। तो 100 में कितना मार्क्स मिलेगा ये आपको पता करना है। तो 0 में से 0 खत्म होगा और 9 8 72, यानी 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 10 8 80, मान लीजिए लगभग 81%, ठीक है। यानी कि साइंस में उसे कुल मिलाकर 81% अंक मिल रहा है। सब जगह पर इंटीजर वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ताकि हम आसानी से कंपेयर कर सकें। आखिरी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें कहा है अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त होता है, यानी इंग्लिश में उसे 45 में से 45 में से 35 अंक मिलता है। तो 100 में कितना मिलेगा ये आपको पता करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 9 45 और 5 से 20 हो जाएगा, ठीक है। 9 चौका 36 और ये 20 चौका 80, लगभग 80%, ठीक है। तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में उसे मार्क्स मिल रहा है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे आ रहा है, तो 85% मार्क्स मिल रहा है हिंदी में। ये आपका उत्तर हो जाएगा, हिंदी सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। कहा एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किया। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किया, ठीक है। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। देखिए आपको पता करना है कि 50% या 50% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या एवं 50% से कम अंक लाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। अगर 85 में से 40 छात्र ऐसे हैं जो कि 50% से कम अंक लाता है, तो 45 छात्र ऐसे होंगे जिसे 50% अंक आएगा या फिर 50% से ज़्यादा अंक लाएगा, है कि नहीं है। तो 50% या फिर 50% अंक से ज़्यादा लाने वाले छात्रों की कुल संख्या हो जाएगा 45, और 50% से कम अंक लाने वाले छात्रों की कुल संख्या तो 40 दे ही रखा है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 85 है, ये भी सवाल में गिवन है। तो 50% से कम अंक लाने वाले छात्रों की संख्या अगर 40 है, तो 50% या 50% से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 45 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, तो 5 से काट दीजिए, 9:8 उत्तर हो जाएगा। 9:8। देख लीजिए कहाँ पे उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 सवाल में दिया गया है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो कि 78% अंक के बराबर है। अगर 78% की वैल्यू 58.5 के इक्वल है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यही ना आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में कितने अंकों की थी, परीक्षा का प्राप्तांक कितना होगा। 100% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 100% की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए। 78% की वैल्यू इतना है, तो 100% की वैल्यू 75 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उस परीक्षा में कुल मिलाकर फुल मार्क्स जो है वो 75 का, आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 44 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 44 छूट गया था और 45 को हम लोगों ने अभी सॉल्व कर लिया। तो 44 को देख लीजिए। कहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का 42% अंक होना चाहिए, ठीक है। यदि अधिकतम अंक 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा, ये आपको पता करना है। यानी कि परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम कितना अंक चाहिए होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जबकि परीक्षा का जो पासिंग परसेंटेज है वो 42% है। टोटल मार्क्स दिया गया 450 है, तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा ये बताइए। पासिंग मार्क्स हो जाएगा टोटल का 42%, यानी कि 450 का 42% निकाल दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स होगा। या फिर आप ऐसे भी पीएम निकाल सकते हो, पासिंग मार्क्स ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि 42 का आप 450% निकाल दीजिए, 450% निकाल दीजिए, ये भी आपका पासिंग मार्क्स ही होगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100 हो जाएगा, राइट। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 21, 21 9 189। उस परीक्षा का जो प्राप्तांक, उस परीक्षा में पासिंग मार्क्स जो होगा वह 189 का होगा। या आप ऐसे निकाल दीजिए या ऐसे निकाल दीजिए, दोनों तरफ से 189 अंक आएगा। 45 नंबर अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। सवाल में दिया गया एक परीक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हुआ। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उस दिन कक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए थे। छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। एक चीज़ बताइए, अगर 5% स्टूडेंट जो है वह प्रेजेंट नहीं है, तो 95% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे। अब इसी 95% की वैल्यू जो है वह 32 के इक्वल है, तो 38 के इक्वल है। उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या 38 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा। तो बस 100% की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन से देख लीजिए 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए ना, 95% की वैल्यू जो है वह 38 है, ठीक है।
तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू जो होगा वह 40 हो जाएगा। कैसे होगा, तो 5 19 पचे 95, ठीक है, 19 दूना 38, ठीक है। 5% की वैल्यू 2 है, अगर 5% की वैल्यू 2 है तो 1% की वैल्यू जो होगा वह 2/5 होगा। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, तो 2/5 × 100, राइट। 5 से 20, अब 20 दूना 40, ठीक है, यानी कि क्या होगा, 40 होगा। यानी कि उस दिन उस कक्षा में कुल मिलाकर 40 उस कक्षा में उस दिन क्या पूछा था, छात्रों की कुल संख्या कितनी हो रही होगी, 40। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखिएगा सवाल में दिया गया है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक आवश्यक होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। एक तो ट्रेडिशनल तरीका मैंने आपको बता रखा है इस तरह के सवाल के लिए, और सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हो वो तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए राम को अगर 40% अंक प्राप्त होता है, अगर 40% अंक प्राप्त होता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 20 अंक और ला लेता तो वह उस परीक्षा में पास हो जाता। आगे सवाल में कहा कि आदित्य उसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है, और ये जो 45% अंक है वह पासिंग मार्क्स से 30 अंक ज़्यादा है। ये 45% मार्क्स जो है वह पासिंग मार्क्स से 30 अंक ज़्यादा है। आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, तो इस 45% मार्क्स में से 30 मार्क्स को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वह 5% है। 5% की वैल्यू जो होगा वह 20 + 30 50 हो जाएगा, ठीक है। 5% की वैल्यू जो है वह 50 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है उस परीक्षा का पासिंग परसेंटेज कितना होगा, उस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो 5% की वैल्यू अगर 50 है तो 2% की वैल्यू जो होगा वह 20 के बराबर होगा। इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अब इस 2% की वैल्यू हमने क्यों निकाला है, तो सवाल को पढ़िए। सवाल में कहा जब वह 40% अंक लाता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 20 अंक और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास हो जाएगा। तो सोचिए अगर इस 20 अंक का हम अगर परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे तो बस यहाँ पर जो आएगा परसेंटेज इसमें ऐड करेंगे तो पासिंग परसेंटेज हमें मिल जाएगा। 40% अंक लाने के बाद वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 20 अंक और ला लेगा तो वह उस परीक्षा में पास हो जाएगा। तो यहाँ पर 2% की वैल्यू जो है वह 20 के बराबर आ रहा है। मतलब 40% अंक लाने के बाद वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 20 अंक और ला लेगा तो वह पास हो जाएगा उस परीक्षा में। 40% अंक लाने के बाद वह 20 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि कितना प्रतिशत से फेल हो रहा है, 40% अंक लाने के बाद वह 20 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि 2% से फेल हो रहा है। 20 अंक का परसेंटेज मान जो है वह 2% है। 40% अंक लाने के बाद वह 2% से फेल हो रहा है। अगर वह 2% और ला लेगा तो वह उस परीक्षा में पास हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इस 20 के जगह पर आप 2% कूट कर सकते हो, क्योंकि 40 की वैल्यू 2% है। मतलब 40% अंक लाने के बाद वह 2% से फेल हो रहा है। अगर वह 2% और ला लेगा तो वह उस परीक्षा में पास हो जाएगा। तो उस परीक्षा का पासिंग परसेंटेज जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, उस परीक्षा में पासिंग परसेंटेज जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 40% अंक लाने के बाद 2% से फेल हो जाता है। अगर वह 2% और ला लेगा तो वह उस परीक्षा में पास हो जाएगा। तो उस परीक्षा का जो पासिंग परसेंटेज कितना होगा, 40 + 2 यानी कि 42%। ये इस सवाल का उत्तर है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने सवाल को सॉल्व किया है। इस सवाल को, इस तरह के सवाल को जब भी आप पढ़ोगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए एग्जाम में वो ये स्टेप होना चाहिए। जैसे ही आपने सवाल पढ़ा तो आपका एक लाइन में आंसर आना चाहिए कि डायरेक्ट 5% की वैल्यू आप 50 लिखोगे। 5% की वैल्यू 50 है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देखो कितना अंक चाहिए जिसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो फिर 20 है, 5% की वैल्यू 50 है तो 2% की वैल्यू जो हो जाएगा वह 20 के इक्वल होगा, क्योंकि 1% की वैल्यू 10 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 2% से वह फेल हो जा रहा है, मतलब कि 20 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि वह 2% से फेल हो रहा है। अगर वह 2% और ला लेगा तो वह उस परीक्षा को पास कर जाएगा। तो उस परीक्षा का जो पासिंग परसेंटेज होगा वह कितना होगा, 42% होगा। और ये इस सवाल का उत्तर होगा। और अगर इस सवाल में पूछता कुछ भी हमसे, मतलब बताइए उसका फुल मार्क्स कितना होगा, कुछ भी अगर हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 5% की हमें वैल्यू गिवन है, 50 है, तो यहाँ से हम लोग पासिंग परसेंट निकाल लिए हैं, तो पासिंग मार्क्स भी निकाल सकते हैं, फुल मार्क्स भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। बाकी हमसे सिर्फ पूछा था कि बताइए पासिंग परसेंटेज क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को सबसे आसान जो तरीके होते हैं वो तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह के सवाल को आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा। सवाल में दिया गया एक परीक्षा में प्रंजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो कि 64% अंक के बराबर है, यानी कि 64% मार्क्स जो है वह 272 के इक्वल है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, 100% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 64% की वैल्यू इतना है तो ये 80 64 हो जाएगा, ठीक है, 80 64, या 16 से आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो ना, हाँ 16 से आप काट दीजिए, 16 चौका 64 और 16 एकम 16 और 16 11 शेष आ जाएगा, फिर अंतिम अंक 2 है तो 112, 16 × 7 = 112 हो जाएगा। 4% की वैल्यू जो हो जाएगा वह 17 के बराबर होगा।
अगर 4% की वैल्यू 17 के इक्वल है, अगर 4% की वैल्यू 17 के इक्वल है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो दोनों तरफ आप क्या करो, इसमें हमने 25 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 17 × 25, तो यूनिट डिजिट देखिए 5 होने वाला है। आपका उत्तर जो होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो 2 ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। अब मल्टीप्लाई कर ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 17 × 5 = 85, 5 बाकी 8, 17 दूना 34 और 34 और 8 कितने होते हैं? 42, यानी कि 425। उस परीक्षा में कुल प्राप्तांक जो थे, उस परीक्षा का जो कुल प्राप्तांक था वह 425 था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? देखिए कुल मिलाकर 250 छात्र हैं, जिसमें से 150 छात्र परीक्षा पास हो रहा है, तो उसका प्रतिशत कितना होगा? तो पासिंग परसेंटेज कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर 150 स्टूडेंट परीक्षा पास हो रहा है, कुल कितने में? तो 250 में, तो 100 में कितना हो जाएगा? तो बस इसी को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म। 25 छक्के कितना होता है? 150 होता है। 10 छक 60, यानी कि 60% स्टूडेंट जो है वो पास कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। कहा एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है तो 35 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी उसी परीक्षा में 50% अंक लाता है तो वह पासिंग मार्क्स से 32 अंक अधिक हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 20% अंक लाने के बाद वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 35 अंक और ला लेगा तो उस परीक्षा में पास हो जाएगा। आगे सवाल में कहा है कि जब वह 50%, एक और छात्र है जो कि उसी परीक्षा में अगर 50% अंक लाता है तो वह पासिंग मार्क्स से 32 अंक अधिक हो जाता है। आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, तो बस इसमें से आप 32 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 32 अंक को माइनस कर दीजिए। ये जो 50% अंक है वह पासिंग मार्क्स से 32 अंक जाता है, तो आपको चाहिए पासिंग मार्क्स। तो इस 50% अंक में से 32 अंक को माइनस कर दीजिएगा तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर दीजिए। 30% की वैल्यू हो जाएगा 67 के बराबर। कितना हो जाएगा? 5 2 7 3 2 6 67। 30% की वैल्यू अगर 67 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? कुछ डेसिमल में लग रहा है। ठीक है, 100% की वैल्यू कितना होगा? 67 का केस बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में यही का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 670/3। उस परीक्षा का जो प्राप्तांक होगा वह 670/3 होगा। कुछ सवाल में, कुछ न्यूमेरिकल डाटा में प्रॉब्लम है, बाकी किसी भी परीक्षा का जो प्राप्तांक होता है वह इंटीजर में होता है, पूर्णांक में होता है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक प्राप्त मिले। एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? यानी पहली परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल को आप क्या कीजिए, एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक परीक्षा में दुर्बा को 70% अंक प्राप्त होता है। एक परीक्षा में दुर्बा को 70% मार्क्स मिलता है। ठीक है, एक परीक्षा में, यानी कि फर्स्ट एग्जाम में, मान लीजिए कि 2 तरह का एग्जाम है। ठीक है, एक पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम। फर्स्ट एग्जाम में दुर्बा को 70% अंक मिलता है। ठीक है, और दूसरे परीक्षा में 25 में से 20 अंक मिलता है। तो दूसरे परीक्षा में उसे कुल कितना प्रतिशत अंक मिल रहा है? यानी कि कुल 20 अंक मिल रहा है, कुल कितने में? 25 में। तो 100 में कितना मिल जाएगा? 80%। ठीक आ जाएगा, यानी कि सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें उसे कुल मिलाकर 80% मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, आगे सवाल में क्या दिया गया है? आगे सवाल में दिया गया है कि यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है, दोनों परीक्षा को मिलाकर उसे कुल मिलाकर अगर 78% मार्क्स मिल रहा है तो आपको पता करना है कि पहले परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे। यानी पहले परीक्षा जिसमें उसे 70% मार्क्स मिल रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, प्राप्तांक कितना होगा, फुल मार्क्स कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। परसेंटेज हटा दीजिए सब में से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परसेंटेज को हटा दीजिए। अब एलिगेशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 8 होगा, और इसमें से ये माइनस यहाँ पर होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला है कि पहले और दूसरे परीक्षा में लाए गए पूर्णांकों का अनुपात, पहले परीक्षा और दूसरे परीक्षा के पूर्णांकों का अनुपात आपको मिला है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? पूर्णांकों का जो अनुपात हो जाएगा वह 2:8 होगा। इसे 1:4 बोल सकते हो। यानी पहले परीक्षा का पूर्णांक अगर 1 होगा तो दूसरे परीक्षा का पूर्णांक जो होगा वह 4 होगा। लेकिन सवाल में दिया गया है कि दूसरे परीक्षा का पूर्णांक जो है वह 25 है, यानी 25 में से 20 अंक मिला है, यानी दूसरे परीक्षा का पूर्णांक जो है वह 25 है। यानी कि 4 की वैल्यू अगर 25 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25/4। कहने का मतलब 6.25, यानी कि पहले परीक्षा का जो पूर्णांक रहा होगा वह 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। कुछ है ही नहीं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% था। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह इसका सही उत्तर देता तो उसके प्राप्तांक प्रतिशत 76% होता। तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज़ बताइए, उसे कुल मिलाकर 75% मार्क्स मिल रहा है। अगर 75% मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा अगर 100 का हुआ होगा तो उसे 75 मार्क्स मिला होगा। मतलब अगर परीक्षा अगर 4 अंकों का हुआ होगा तो उसे कुल मिलाकर 3 अंक मिला होगा। यानी कि अगर परीक्षा अगर 4x का इतना का हुआ होगा, उस परीक्षा का कुल पूर्णांक अगर इतना होगा तो उसे कुल मिलाकर इतना अंक मिला होगा। यानी कि माना कि परीक्षा जो है वह कुल इतने अंकों का हुआ है, यानी कि कुल अंक जो है परीक्षा का वह इतना है, कुल अंक जो है वह 4x है और उस स्टूडेंट को अभी कितना अंक आ रहा है, इतना अंक उसे आया है। यानी कि कुल परीक्षा जो है वह 4 इतना अंकों का हुआ है और उसे कुल मिलाकर इतना अंक आया हुआ है। आगे सवाल में कहा है कि अगर एक सवाल और उस परीक्षा में पूछा गया होता तो अभी उस परीक्षा में कुल इतने अंकों का परीक्षा हुआ है, ठीक है। अगर एक अंक अभी देखिए, अभी जो उसको अंक मिला है वह 75% मार्क्स मिला है, यानी कि कुल मिलाकर इतना मार्क्स आया है उसे, यानी कि कुल इतने अंकों का परीक्षा हुआ है तो उसे कुल मिलाकर इतना अंक आया हुआ है। अब कहा अगर एक और सवाल उस परीक्षा में पूछा गया होता तो अब पूर्णांकों की कुल संख्या इतनी होगी, सवालों की कुल संख्या इतनी होगी और उस सवाल का वह अगर सही जवाब देता तो उसे कुल मिलाकर अब उसे इतना अंक मिलता। तो सवाल में कहा है कि अगर एक सवाल और पूछता और उस सवाल का वह अगर सही जवाब देता तो उस छात्र का नया प्रतिशत जो होता है, उस छात्रों का जो प्राप्तांक प्रतिशत हो जाता है वह 76% हो जाता है। 76 बट्टे क्या हो जाएगा, परसेंट को हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, राइट। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू निकाल के आपसे पूछा जा रहा है उस परीक्षा का प्रारंभिक अंक कितने थे, यानी 4x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ये हो जाएगा कितना, कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 19 चौका 76 होता है ना, 19 चौका 76 और 25 चौका 100, ठीक है। 25 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 75x प्लस 25 बराबर में 19 चौका कितना होता है 76, ओ माय गॉड 76x प्लस 19 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप पाओगे कि x की वैल्यू जो आपको मिल रहा है वह कितना मिल रहा है 19 6 25, x की वैल्यू आपको मिल रहा है 6, x की वैल्यू 6 है और आपसे पूछा जा रहा है उस परीक्षा का प्रारंभिक अधिकतम अंक कितना है। तो उस परीक्षा का प्रारंभिक अधिकतम अंक 4x है, तो x की वैल्यू अगर 6 है तो 4x की वैल्यू जो होगा वह 24 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिएगा। सवाल में दिया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी कि पासिंग मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है, पासिंग मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है, जबकि पासिंग परसेंटेज 38% है और टोटल मार्क्स जो है वह 750 है। तो बस इस 750 का आप 38% निकाल दीजिए, 38% निकाल दीजिए तो यही आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो पासिंग मार्क्स, या तो आप 750 का 38% निकालिए या फिर आप 38 का 750% निकाल दीजिए। दोनों तरह से आपका उत्तर मिल जाएगा। परसेंटेज से हटाओगे तो नीचे तो 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से ये जीरो खत्म, 5 दूना 10, आप 5 से ये 15 पचे 75, 2 से ये 19 का बार में कट जाएगा तो उत्तर जो आपका होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो देख लीजिए कहाँ पे 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल पर। 54 देखिएगा कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा। सवाल में कहा कि 96% छात्र पास हुआ और 10 असफल हुआ। अगर 96% छात्र पास होता है तो 4% स्टूडेंट जो होगा वह फेल होगा और फेल होने वाले छात्रों की संख्या जो है वह 50 है। तो पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए थे। 100% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा वहाँ पर भी सही था, बस उसमें हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% बन जाएगा और 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 50 गुने 25 हो जाएगा कितना 25 पच्चे 125 यानी कि 1250, ठीक है। यानी कि उस परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या 1250 था। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। सवाल में दिया गया है कि 58% अंक प्राप्त किया। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, ठीक है, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। तो उसे कितना अंक प्राप्त हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कितना अंक प्राप्त हुआ है। तो बस पासिंग मार्क्स आपसे पूछा जा रहा है। तो बस ये हो जाएगा कितना 450 का 58% निकाल दीजिए, 450 का 58% निकाल दीजिए, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो
58 का आप 450% निकाल दीजिए। दोनों तरीका से आप उत्तर निकाल सकते हो। उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 261। कुछ है नहीं, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। सवाल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56 को देखिएगा। कहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, ठीक है। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वह 60 है, जिसमें से 60% स्टूडेंट जो है वह लड़के हैं। तो लड़कों की कुल संख्या जो होगी वह 36 होगी। तो यानी कि लड़कों की कुल संख्या अगर 36 है तो लड़कियों की कुल संख्या जो होगी वह 24 हो जाएगी, ठीक है। कहा है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत लड़कियां साइकिल से नहीं जाएगी। तो अगर 25% लड़कियां साइकिल से जाती है तो 75% लड़कियां जो होगी वह साइकिल से नहीं जाएगी। तो 24 का 3/4 निकाल दीजिए। 4 छक 24, 6 18, यानी कि कुल 18 लड़कियां हैं जो कि साइकिल से नहीं जाती है। तो साइकिल से नहीं जाने वाली जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, यानी 18 लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। अच्छा, परसेंटेज नहीं ना पूछा है, हाँ परसेंटेज नहीं पूछा है तो बस 18 उत्तर हो जाएगा। तो स्कूल से जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से नहीं जाती है। तो साइकिल से नहीं जाने वाले छात्रों लड़कियों की संख्या 18। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, सवाल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57 को देखिएगा। कहा एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंकों का था तो उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। बस इसको क्या करना है, 6 से तो डिवाइड ही करना है, इसमें कुछ है नहीं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, कहा 6 विषय में उसे 470 अंक प्राप्त होता है। यदि प्रत्येक विषय 100 अंकों का था तो उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होता है। 470 अंक प्राप्त होता है, 470 अंक प्राप्त होता है कुल कितने अंकों में, तो 600 अंकों में। तो 100 में कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 6 से ये डायरेक्ट कैंसिल आप कर सकते हो। डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट आप 470 को ही 6 से डिवाइड कर देते। जितना अंक आपको मिला है उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दीजिए तो पासिंग परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जब आप 470 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो लगभग 80% से थोड़ा सा कम आपको मिलेगा। देख लीजिए कहाँ पे 80% से थोड़ा सा कम कहाँ पे दिया है। 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यानी कि आप कैलकुलेट करके लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। टाइप 2 का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 58। सवाल में दिया गया है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर है। यानी कि 72% की वैल्यू अगर 54 के इक्वल है तो उस परीक्षा का प्राप्तांक क्या होगा, यही पूछा गया है, ठीक है। 72% की वैल्यू जो है वह 54 के इक्वल है। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ना, 100% की वैल्यू कितना होगा। अगर 72% की वैल्यू 54 है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, तो 75 होगा, यही होगा ना। उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो 75 होगा। ऐसे सवाल शायद पीछे आ चुके हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर दीजिए। देख लीजिए 9% की वैल्यू 6 आ रहा है। 8 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो 8 9 72 आता है। 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 24% की वैल्यू 18। देख लीजिए 72% की वैल्यू अगर बताइए 72% की वैल्यू अगर 54 है और 100% की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1%। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा, ये टाइप 8 का आखिरी सवाल है, सॉरी टाइप 2 का आखिरी सवाल है। कहा किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किया जो कि 72% के बराबर है। अगर 72% की वैल्यू 54 के इक्वल है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 1% की वैल्यू कितना होगा, तो 52 अब बट्टे 72 इतना होगा। 1% की वैल्यू इतना है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगा 52 बट्टे 72 अब गुने 100, यही हो जाएगा। 4 से ये, अच्छा ये 54 है, 54 है, ध्यान रहे ये 54 है, ये 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 4 से 18 बार में कटेगा, 18 चौक 72, 4 से ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। 18 तिया 54, 25 तिया 75, यानी कि 100% की वैल्यू जो होगा वह 75 हो जाएगा। यानी कि उस परीक्षा का जो कुल प्राप्तांक होगा, जो फुल मार्क्स होगा वो 75 होगा और यही सवाल का उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की इस सेशन में हम लोगों ने टाइप 2 को कंप्लीट कर लिया है। टाइप 2 में लगभग 40 के आसपास सवाल दिए गए थे जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप 3 को भी कंप्लीट करेंगे और टाइप 3 में लगभग 50, यहाँ पर भी टाइप 3 में लगभग 30-40 के आसपास सवाल दिए गए हैं। चलिए आज के सेशन में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।